सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। तो चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो टर्म होते क्या हैं। तो मान के चलते हैं कि हम लोग दो टर्म क्या समझने वाले हैं। एक मेरा स्ट्रेस होता है और दूसरा टर्म मेरा क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इसमें सबसे पहले पता करना होता है कि किसी मटेरियल में सबसे पहले स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको इनपुट पता चल गया तो उसी को हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। जैसे अगर ग्राफ देखें आप लोग, तो ये क्या होता है, मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो होता है इसको हम लोग इनपुट एक्सिस बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और वाई एक्सिस मेरा जो होता है आउटपुट होता है। तो हमें सबसे पहले पता करना होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में सबसे पहले क्या डेवलप होता है किसी मटेरियल में। तो स्ट्रेस मेरा क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस अपॉन एरिया, और स्ट्रेन मेरा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो इंटरनल रेसिस्टेंस, जब तक हम किसी मटेरियल को, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, जब तक हम इसको खींचेंगे नहीं तब तक इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। यानी सबसे पहले हम इसमें खींचना शुरू करेंगे और उस खींचने को बचाने की कोशिश कौन करेगा, मेरा स्ट्रेस करेगा, जो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे। तो उसकी वजह से सबसे पहले हम खींचना शुरू करेंगे। तो खींचने का मतलब है कि सबसे पहले क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। तो इसलिए मेरा स्ट्रेन क्या होता है, इनपुट होता है, और स्ट्रेन को हम किस एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे। अब जिस तरह से हम स्ट्रेन अगर ज्यादा खिंचाव करेंगे तो उस तरह से मेरा स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसलिए हम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, और इसको हम लोग किस एक्सिस पे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो अब हम लोग जनरेट करते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस। अब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे मेरा क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। अब माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील एक मटेरियल है जिसमें थोड़ा सा डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है, या थोड़ा सा उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे ही हम इसको खींचना शुरू करेंगे, जैसे ही इसको हम खींचना शुरू करेंगे फोर्स पी के साथ, तो खींचने से क्या होगा, एक लिमिट तक ये ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का बनता है। फिर ये थोड़ा सा ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरह से ये जाके खुल जाता है। तो इसका नाम नेमिंग कर देते हैं। ए ओ पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट, और ये डी डैश, और इसको हम लोग बोलते हैं ई पॉइंट, और ये मेरा क्या हो गया, एफ पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट का मतलब भी हम लोग को समझना होगा। तो एक एक करके इन सबको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये वाला लाइन, तो ये लाइन जो है, सॉरी, यहां से यहां तक का लाइन, ये वाला लाइन जो है, इस लाइन में मेरा मटेरियल क्या होता है, मेरा मटेरियल इलास्टिक होता है। ये प्रॉपर्टी क्या दिखाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को। अब इलास्टिक का क्या मतलब होता है, तो इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम लोड लगाए और फिर उस लोड को छोड़े, जैसे इस लोड को लगाने से इस मटेरियल में मान लेते हैं इतना चेंजेस आया दोनों तरफ से, लेकिन अगर हम लोड फिर से छोड़ देते हैं तो पुनः ये मटेरियल अपने जगह पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इलास्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है, ओ से ए और ए से बी। तो सबसे पहले ओ से ए मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे, तो हम लोग ओ से ए पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो ओ से ए पॉइंट जो मेरा है, ये मेरा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये होता है कि इस रीजन में, ओ से ए रीजन में, मेरा मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, फॉलो हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो मेरा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेन के। या यहीं से ऐसे कर ले, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, और ये जो कांस्टेंट है ई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो रीजन है मेरा, ये किसको दिखा है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये हुक्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो ये मेरा ओ से ए रीजन हो गया। अब हम लोग रीजन देखेंगे ए से बी रीजन को, ए से बी रीजन को। तो अब हम लोग ए से बी रीजन को समझते हैं। तो रीजन ए टू बी, तो ए से बी रीजन जो मेरा है, यहाँ पे ए से बी रीजन जो है ये मेरा इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, या ऐसे बोल दे कि इस कंडीशन में मेरा मटेरियल इलास्टिक तो होता ही है, मतलब फोर्स लगाने पर और फिर फोर्स छोड़ने पर मेरा मटेरियल अपने सेम साइज में आ जाता है। बट इस कंडीशन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं होता है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मेरा ए से बी पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। या इसको ए से बी ना बोलकर इसको ओ से बी भी बोल देते हैं, क्योंकि ओ से बी मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो ये मेरा रीजन क्या शो करता है, इलास्टिक लिमिट को। अब इस कंडीशन में देखें तो अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सी पॉइंट होता है इसको हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। अब अपर यील्ड पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ पे सी को डिफाइन कर देते हैं। सी मेरा यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट जो है ये मेरा है अपर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट जो होता है वो ये दिखाता है कि इस लोड को लगाने के बाद मेरे मटेरियल में, जैसे यहाँ पे अगर हम इस लोड को लगाए तो तुरंत इस मटेरियल में अब उससे ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लगा है, लेकिन ये मटेरियल क्या हुआ, परमानेंटली डिफॉर्म होते चला गया, मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ गया। तो एक तरह से बोला जाए तो ये जो अपर यील्ड पॉइंट है एक मैक्सिमम वैल्यू होता है स्ट्रेस का, जिसको लगाने के बाद मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डी पॉइंट को। तो यहाँ पे एक डी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट का क्या मतलब है, तो डी पॉइंट जो मेरा है वो क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड बताता है मिनिमम स्ट्रेस को, यानी कि इस पे मिनिमम स्ट्रेस इतना रखेंगे तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म होते चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डी और डी डैश मेरा क्या है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन का रीजन है। ऐसे पर इसके बाद से सारा परमानेंटली डिफॉर्मेशन ही है, डी के बाद से। यहां से अगर हम देखें तो इस रीजन से लेकर ये पूरा रीजन यहां से यहां तक ये प्लास्टिक रीजन है, ये रीजन कहलाता है प्लास्टिक रीजन। तो हम लोग डी और डी डैश को समझ लिए, डी और डी डैश आपस में क्या है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन का केस है, जहां पे कम लोड लगाने पे मटेरियल बहुत तेजी से डिफॉर्म होगा। अब आते हैं हम लोग ई पॉइंट पे। तो ये जो ई पॉइंट है इसको हम लोग समझते हैं। तो ई पॉइंट की बात करें तो मेरा ई पॉइंट जो होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होता है जो मटेरियल में डेवलप हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्या होगा, उस कंडीशन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस का सिंबल है, यहाँ पे हम यू एस लिख देते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। अब उसके बाद से थोड़ा सा अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो मटेरियल क्या हो जाता है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाता है, ये मेरा फ्रैक्चर पॉइंट होता है, फ्रैक्चर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एफ पॉइंट आएगा तो एफ पॉइंट आते आते, मतलब लोड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एफ पॉइंट आते आते मेरा मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये मेरा क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो हमने सारे पॉइंट को डिटेल में समझ लिया। अब ये जो था ये किसके लिए था, आपका माइल्ड स्टील के लिए था। तो माइल्ड स्टील थोड़ा सा डक्टाइल है, इसलिए इसमें इस तरह का प्रॉपर्टी शो हुआ है।
लेकिन अगर यहाँ पे कोई ब्रिटल मटेरियल होता तो तुरंत लोड लगाने के बाद ये मटेरियल टूट जाता। इसमें कोई भी इलास्टिक रीजन नहीं आता ब्रिटल मटेरियल में, वो डायरेक्ट प्लास्टिक रीजन जाता और तुरंत टूट जाता। तो अभी हम लोग माइल्ड स्टील को समझ लिए अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।